हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज है रक्षाबंधन का दिन, इसलिए आप सभी को पहले हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स बूस्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं इसमें जो भी फैक्ट दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ से कह रहा है कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की GDP 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान की 4.184 ट्रिलियन डॉलर की GDP से अधिक है। आगे कहता है कि इस रिपोर्ट में अमेरिका का GDP 30.507 ट्रिलियन के साथ शीर्ष स्थान पर है। IMF के अनुसार चीन का GDP 19.231 ट्रिलियन और जर्मनी का GDP 4.744 ट्रिलियन है, जो विश्व की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब कि विश्व की सबसे पहली बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरी जो है आपका चीन की है और तीसरी जर्मनी की है। भारत 2009 में क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी, भारत 2009 में क्रय शक्ति क्षमता जो है परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की LPG नीति को नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। आगे देखिए, LPG नीति का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, आर्थिक विकास को गति देना, सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की दक्षता में सुधार करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। आर्थिक उदारीकरण को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। PV नरसिम्हा राव के समय भारत में आर्थिक विकास दर जो थी लगभग 6.5% अर्थात 6.5% थी। सड़क, रेलवे, ऊर्जा, दूरसंचार आदि आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा आदि को सामाजिक अधिसंरचना के में शामिल किया गया है। आर्थिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था के विकास, व्यापार, निवेश, उत्पादन के साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारी वाले उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है वो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 23 मई 2019 को किया गया था। यह कार्यालय सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक माना जाता है। भारतीय सांख्यिकी का जनक किसको माना जाता है? तो PC महालनोबिस को माना जाता है। चलिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया। मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का निर्माण किया गया। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़ों को प्राप्त करना है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर बिहार का प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 35.7% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में स्थिर कीमत आधार वर्ष इसका जो है 2011-12 पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP 36,333 रुपया है, जबकि वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया है। तो जो GSDP है बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वो आपका वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 66,828 रुपया, जबकि स्थिर कीमत जिसका आधार वर्ष 2011-12 है उस पर कितना है? तो 36,333 रुपया।
हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम से 1950 से 1990 तक धीमी विकास दर लगभग 3.5% के संदर्भ में किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण के हिंदू विकास दर के विचार को आलोचना किया गया है। भारत में बिहार राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 100% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़कर 100% कर दिया गया है, बशर्ते प्रीमियम का निवेश भारत में किया जाए। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उस देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय को अगर हमको प्राप्त करना है तो उस देश का जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटा में कुल जनसंख्या। ये किसी एक देश की बात करते हैं हम, अगर जब प्रति व्यक्ति आय की या किसी राज्य के प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो कुल आय जो है उस राज्य का और उस राज्य की कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो हमको प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर की जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का माप है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य घटाया जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। जीएनपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश की सीमाओं के अंदर और बाहर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। जीएनपी बराबर आपका जीडीपी प्लस विदेशी आय, उस देश के नागरिकों से प्राप्त विदेशी आय और साथ ही विदेशी नागरिकों द्वारा उस देश के अंदर अर्जित आय को हम माइनस कर देते हैं तो उससे हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। सकल घरेलू उत्पाद देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। साधन लागत उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग की जाती है। साधन लागत बराबर बाजार लागत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति तथा लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना मिलेनियम विकास लक्ष्य का उद्देश्य है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी 2000 से 2015 के मध्य 8 लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में 2000 से लेकर के 2015 तक के मध्य कितने लक्ष्य को निर्धारित किया गया था? तो 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को 2015 में यूएन ने निर्धारित किया है, जिसमें 17 मुख्य लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 का प्रथम लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और अंतिम लक्ष्य भागीदारी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना है। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण द्वारा कृषि में सुधार समय पर लाया जा सकता है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में कृषि जनगणना के लिए सरकार भूमि जोत के 5 श्रेणियों में विभाजित करती है। पहला सीमांत जोत जो कि 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत जो कि 10 हेक्टेयर से अधिक हो। तो ये 5 प्रकार की सरकार जो है भूमि जोत श्रेणियाँ विभाजित करती है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि कार्य करने वाले कृषक सीमांत किसान कहलाते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 में सीएससीपी रखा गया। सीएससीपी द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। तो एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? सीएससीपी।
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1966-67 में गेहूं के फसल के लिए घोषित किया गया था। कपास का उत्पादन मुख्यतः काली मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में की जाती है। कपास एक व्यावसायिक रेशेदार फसल है जो भारतीय औद्योगिक और रोजगार उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 23 फसलें हैं, जिसमें गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य शामिल है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, लेकिन वहीं अगर भारत में बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि माना जाता है। मैक्सिको से लाया गया बौने किस्म के गेहूं हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, नई तकनीक, सिंचाई मशीनीकरण आदि का उपयोग किया गया, जिससे सर्वाधिक गेहूं का और उसके बाद चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार, भूख और गरीबी आदि में कमी आई। हरित क्रांति के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव जैसे क्षेत्रीय विषमता, आर्थिक असमानता, मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान हुआ है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश लगभग 17.7% है। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है। खाद्यान्नों का वितरण, बफर स्टॉक खरीद तथा उसका भंडारण भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य है। बफर स्टॉक खाद्यान्नों का एक रणनीतिक भंडार है जो कीमतों को स्थिर रखने और कमी की स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करता है। बफर स्टॉक में मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडारण किया जाता है। भारत में बफर स्टॉक 1960 ईस्वी के दशक के बाद प्रारंभ किया गया है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 में लाया गया था। 14 जनवरी 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बफर स्टॉक के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। पीडीएस के माध्यम से बफर स्टॉक से खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के दशक में प्रारंभ में बंगाल के अकाल के समय हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में प्रारंभ की गई थी। भारत में फ्री राशन की शुरुआत जून 2020 में खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया और खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई तो 13 जुलाई 2013 को किया गया था। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा करने का काम कौन करता है तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा। वर्षा बीमा के तहत किसानों को अधिक या कम वर्षा द्वारा हुए क्षति की भरपाई की जाती है। और वर्षा बीमा की शुरुआत कब से हुई तो वर्षा बीमा की शुरुआत 2004 में की गई थी। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है तो कृषि है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का 45% से अधिक लोग कार्यरत हैं और भारत में अधिकांश व्यक्ति कृषि क्षेत्र में बेकार है। इसे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। भारत में भूमि सुधार के लिए बिचौलिए की समाप्ति, भू जोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, भूमि सर्वे आदि कार्य किए जा रहे हैं। HYV बीज, यहाँ मिस्टेक लग रहा है, HIV नहीं होना चाहिए। HYV बीज सिंचाई, HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज, उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक मशीनीकरण आदि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंकों को उधार देता है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंकों को क्या करता है उधार देता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर किया गया था और ये कब किया गया था तो छठी पंचवर्षीय योजना के समय। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है। जो देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को सक्षम बनाती है।
स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। गांधीवादी औद्योगिक नीति 1977 में लाया गया। यह जनता दल सरकार द्वारा लाया गया था। एक औद्योगिक नीति है, गांधीवादी औद्योगिक नीति 1977 में लाया गया और यह जनता दल सरकार द्वारा लाया गया औद्योगिक नीति है, जिसमें सूक्ष्म, लघु, छोटे, मझोले उद्योग को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए नियमों, विनियमों तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना है। 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। पीएलटी के तहत पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत में 2024-25 में 6.50% जीडीपी रहा। घरेलू विकास दर 2024-25 में कितना रहा? तो लगभग 6.50%। 2025-26 में भारत का जीडीपी 6.3 से 6.6 के मध्य रहने की संभावना है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। एमएसएमई के संशोधित कानून 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं। इसके अंतर्गत पहला है, सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की सीमा 2.5 करोड़ रुपए और वार्षिक टर्नओवर की सीमा 10 करोड़ निर्धारित किया गया है। दूसरा, लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा 25 करोड़ रुपए और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तीसरा, मध्यम उद्योग के लिए निवेश की सीमा 125 करोड़ रुपए और वार्षिक टर्नओवर की सीमा 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इन सभी में पूर्व के निवेश की सीमा और वार्षिक टर्नओवर की सीमा क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना की बढ़ोतरी किया गया है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। आयात निर्यात बैंक का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों और आयातकों को वित्त पोषण, ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। भारत के बजट में 2013-14 में वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.058% है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण तथा राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों का सुझाव देना है। सार्वजनिक निधि खाता एक सुरक्षित और कर बचत वाला निवेश विकल्प है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों के पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक निधि खाते में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है वो कहाँ जमा होती है? तो वह राशि भारत सरकार के सार्वजनिक निधि खाते में जमा होती है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। अनुच्छेद 279 के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई। अब जीएसटी परिषद को चेयरपर्सन कौन होगा? जीएसटी परिषद का, तो जीएसटी परिषद का जो चेयरपर्सन होगा वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में जीएसटी में के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। कर राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय है। केंद्रीय सरकार आय कर, वस्तु एवं सेवा कर,
निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क आदि के माध्यम से राजस्व प्राप्त करते हैं। केंद्रीय सरकार जो है राजस्व किसके माध्यम से प्राप्त करती है? तो आय कर से, वस्तु एवं सेवा कर से, निगम कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से। आगे, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो प्रत्यक्ष कर है। ब्याज भुगतान एक आइटम है जो कि किसका है? राजस्व व्यय का। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा, और बजटीय घाटा में क्या होगा? तो कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय और प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयता। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात जीडीपी का लगभग 11.7% रहने का अनुमान है। भारत में 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में टैक्स और जीडीपी अनुपात जो है वो जीडीपी का लगभग 11.7% रहने का अनुमान है। वहीं 2025-26 की बात करें तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। 31 दिसंबर 2023 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो अरविंद पनगड़िया होंगे, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 31 अक्टूबर 2025 को 16वें वित्त आयोग की सिफारिश सौंपना है। 31 अक्टूबर 2025 को 16वें वित्त आयोग की सिफारिश सौंपना है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2026 से। वर्ष 2025 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 63.46% था। वर्ष 2025 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना था? तो 63.46%। भारत में 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। इससे पहले भारत में रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर को 5 स्लैब में बांटा गया है: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय विकास क्षेत्रों में हुआ है। भूमि राजस्व राज्य सरकार का कर है। भूमि राजस्व कर जो है वो किसका है? तो राज्य सरकार का है, अर्थात इसको लेने का, लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। बिक्री कर व उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। कह रहा है कि भारत ने मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन था। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था था। जॉन मथाई के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना किया गया था। योजना आयोग जो कि एक परामर्शदात्री संस्था था, और इसकी स्थापना किसके परामर्श से की गई थी? तो जॉन मथाई के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसके जगह पर क्या हो गया है? तो वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मतलब योजना आयोग को ख़त्म करके अब जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित करना और देश के विकासात्मक सभी पहलुओं का समावेश करना नीति आयोग का मुख्य कार्य है।
नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक, कुछ केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह परामर्शदात्री संस्था था। नीति आयोग का स्वरूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 से 85 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो कि 1980 से लागू किया गया और इसकी घोषणा 1978 में की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी सरकार के द्वारा लागू किया गया और ये कब लागू किया गया तो 1978 से 80 में। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 थी। इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है, प्लान हॉलीडे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 2007 से 12 समावेशी समृद्धि की प्राप्ति थी। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे 54.96% प्राकलित किया था। मतलब जो बीपीएल में कितने लोग थे तो 54.96%। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। बिहार सबसे गरीब राज्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2015-16 में गरीबी 51.19% थी, जो घटकर 2021-22 में 33.76% रह गई है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 97 की मुख्य प्राथमिकता रोजगार को बढ़ाना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी को 5.6% के स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। एनडीसी, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी तो 6 अगस्त 1952 में किया गया था। एनडीसी के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी की 97वीं बैठक 27 दिसंबर 2012 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, जिसकी रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने किया था। और इसमें किसको प्राथमिकता दिया गया था तो इसमें उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। आगे बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा, डॉलर, यूरो, पाउंड भंडार के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, ये सब आते हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के द्वारा तरलता, आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति, अन्य वित्तीय सहायता को पूरा किया जाता है। भारतीय दिवाल और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला का शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। जब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने पड़ते हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु और सेवा खरीदने के लिए जो अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है तो उस सिचुएशन में उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति का संबंध महंगाई से जोड़कर देखा जाता है। सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रेशियो रिजर्व को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है। आरबीआई ने 6 जून 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा किया, जिसके अंतर्गत सीआरआर 4% से घटाकर 3% करने का 4 चरणों में निर्णय लिया गया और यह कटौती 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 को आधार अंक में 0.25 की दर से होगी। रेपो रेट इस मौद्रिक नीति के घोषणा द्वारा 6% से घटाकर 5.5% कर दिया गया है। नगद आरक्षित अनुपात के तहत बैंकों को अपने ग्राहकों में जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद रूप में रखनी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की जाती है, जो एक वित्त वर्ष में 6 बार होती है। आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 6 माह पर जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक सीपीआई संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना
धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। नरसिम्हम कमेटी 1991 में ने वैधानिक तरलता अनुपात को 25 की सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। SLR वर्तमान में जून 2025 में 18% है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 बनाया गया। जो आधार वर्ष पहले था 2004-5 था, जिसको बदलकर अब क्या कर दिया गया, तो 2011-12। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारीकर्ता, सरकार का बैंकर तथा ऋण प्रबंधक, बैंकों का बैंकर, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मौद्रिक नीति आदि कार्य करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना LIC एक्ट 11 सितंबर 1956 के तहत हुआ। GIC की स्थापना 1972 में हुआ। भारत का प्रथम बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था। RM मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित 1993 में इसका गठन हुआ था। मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट पर 1999 में IRDA एक्ट लाया गया और IRDA की स्थापना की गई। यह लागू अप्रैल 2000 में हुआ। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष संगठन है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई, जिसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया। यह भारत में शेयर बाजार का शीर्ष संगठन है। भंडारी समिति क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्रचना से संबंधित है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उधार पर लेता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर जून 2025 में नियुक्त किए गए हैं। तो RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब में हुआ था। भारतीय मुद्रा नासिक में छापी जाती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में मुद्रणालय इकाइयाँ हैं। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है। नरसिम्हम कमेटी की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। भारत में स्थापित बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की पर्याप्तता अनुपात 9% है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत वर्गीकृत है। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया। दुर्लभ मुद्रा का आशय है विकसित देशों की मुद्रा से जो वैश्विक स्तरों पर अधिक प्रयोग में मिलाया जाता है, उसको हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उच्चतम बैंक है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों के रूप में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपया है। मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है और ये कब से जारी किया जाता है? तो 1990 से। मानव विकास सूचकांक निर्माण में प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन पर जीवन प्रत्याशा इसके मुख्य घटक हैं। आगे आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को भारत में लागू किया गया। इस स्वास्थ्य योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण इत्यादि
आयुष्मान सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य है। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य लक्ष्य खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3,000 रुपया प्रति माह प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक सामाजिक योजना है। समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि करना है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुआ। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से शुरू किया गया 1977-78 में। ट्राइसेम योजना युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 1979 को लागू किया गया था। RLEGP योजना 15 अगस्त 1983 में ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। जीवंत ग्राम कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए प्रारंभ किया गया। PM कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और संरचना का विकास करना है, जिसमें ग्रामीण सड़क, आवास, विद्युतीकरण, सिंचाई और दूरसंचार शामिल था। भारत माला परियोजना से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। भारत माला परियोजना देश के सभी हिस्सों के सड़कों का उन्नयन, एक बेहतर सड़क प्रणाली का तंत्र खड़ा करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 के तहत जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण, जल मृतों के पुनर्भरण में वृद्धि तथा वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। पोषण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को 2020-21 से 2024-25 समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण कार्य करना है। DRDP योजना की शुरुआत 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के अकुशल वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। नरेगा योजना का जनक बेल्जियम मूल के भारतीय अर्थशास्त्र जॉन द्रेज को माना जाता है। नरेगा अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। नरेगा योजना बनाने के दौरान केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से प्रारंभ किया था। प्रारंभ में इस योजना को 200 जिलों में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से जम्मू कश्मीर छोड़कर अब वहां भी लागू है, संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया गया था, लेकिन फिलहाल अब वहां भी ये व्यवस्था लागू है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान है भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। आगे तेंदुलकर समिति की बात करें तो तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा का आधार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये माना है। इससे कम आय वाले को BPL श्रेणी में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का निर्धारण किया गया है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन गरीबी रेखा उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित किया था।
सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस का जनक माना जाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस का जनक विजय महाजन को माना जाता है। वैश्वीकरण से भारत में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2023-24 के अनुसार 1.82% हो गई है। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न वस्तुओं में चावल है। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत स्लिम समूह जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 1972-73 और वर्ष 1976-77 ही ऐसा वर्ष रहे जिसमें व्यापार संतुलन अनुकूल था। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उपयुक्त प्रभाव वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य था। ईपीसीजी का पूर्ण रूप एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। 2024-25 की अवधि में भारत का सबसे अधिक व्यापारिक भागीदारी वाले देश यूएस, चीन तथा यूएई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.9% तथा 1.8% है। 1991 में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। जुलाई 1 को 9% और 3 जुलाई को 11%। 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, 1949, 1966 और 1991। 1991 में 2 बार हुआ लेकिन एक बार ही माना गया। मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में 2 बार हुआ लेकिन उसे एक बार ही माना गया है। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना होता है। भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण अब तक 3 बार किया गया है, 1946, 1978 और 2016। तो मुद्रा का विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कितने बार किया है? 3 बार। और अवमूल्यन भी कितनी बार किया गया है? 3 बार। तो इसको याद रखिएगा। 8 नवंबर 2016 को अंतिम बार भारत में डिमोनेटाइजेशन किया गया, मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य था काला धन को समाप्त करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो काला धन को समाप्त करना। जापान से भारत के लिए सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। भारतवर्ष में मैनेज्ड डर्ट फ्लो विनिमय दर व्यवस्था लागू है। इसमें न तो मुद्रा की विनिमय दर न तो पूरी तरह से मुक्त होती है और न ही स्थिर होती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है। एसएस तारापुर समिति पूंजी खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट दिया था। भारतीय मुद्रा को आंशिक परिवर्तनीय 1992-93 में बनाया गया था, जो चालू खाता के लिए 1994 से पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गया। गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों द्वारा गैट की स्थापना किया गया था। 1 जनवरी 1948 को गैट को लागू किया गया। गैट का उत्तराधिकारी संगठन WTO है। WTO का 165वां एवं 166वां सदस्य क्रमशः कोमोरोस और तिमोर तिस्ते 2024 में बना है। भारत में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपए की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। भारत ने वर्तमान में 1994-95 चालू खाता की पूर्ण विनिमयता को ग्रहण किया है। रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय तथा पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। ब्रेटन वुड्स वित्तीय सम्मेलन 1944 ने IMF और विश्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, जो अस्तित्व में 1945 में आया। SDR कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, जो 1969 से लागू हुआ।
शब्द संक्षेप ट्रिम्स का अर्थ है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। डर्ट फ्लोट चार्ट विनिमय दर प्रणाली बाजार की शक्तियों और केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बीच एक संतुलन है। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। इसका गठन 1989 में किया गया। 8 अगस्त 1967 में स्थापित आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। भारतीय विकास फोरम को पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। साप्टा 2006 में इसका स्थापना हुआ, का अर्थ है दक्षिण एशियाई देशों का मुक्त व्यापारिक क्षेत्र। एपेक का पूर्ण रूप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के जो सदस्य देश हैं उसमें मुख्य रूप से आपका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं कुल। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। WTO अस्तित्व में 1 जनवरी 1995 को आया था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। CORS का मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह भूमि के सटीक भू संदर्भीकरण, भू सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 54,111 रुपये था। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में सतत विकास शामिल नहीं है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल और उत्तराखंड राज्यों को शीर्ष स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में केरल और उत्तराखंड को 79 अंक प्रदान किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम पैमाने पर 57 अंकों के साथ बिहार राज्य है और उसके बाद 62 अंकों के साथ झारखंड राज्य अंतिम से दूसरे स्थान पर है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है जो भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। SDG इंडिया इंडेक्स एक उपकरण है जो भारत की सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शहरों में रोजगार, श्रम की मांग और अच्छे विकास के कारण गांव से नगर की ओर प्रवास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से घटकर 3.7% कर दिया है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में 23.30% से 37% तक वृद्धि हुई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान 17.7%, 27.6% और 54.7% था। NARSS 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत की 94.4% जनसंख्या की पहुंच शौचालय तक है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 44.3% है। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन तापीय स्रोत से होता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 12.4% है। आर्थिक समीक्षा ये 2023-24 होगा, गलती से 24-24 दो बार टाइपिंग किया हुआ है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम, ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार उत्पादन आदि समष्टिगत अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 को जुलाई 2005 से लागू हुआ। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 यूनिट वार्षिक है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई 181 किलोमीटर है।
सक्षमता उपागम उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। भारतीय स्टेट बैंक विश्व के 100 व्यापारिक बैंकों में शामिल है। सी रंगराजन समिति गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु गठित की गई थी। फेरा एक्ट 1973 में लाया गया, 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया। इसे परिवर्तित कर 1999 में फेमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। फेरा एक्ट को बाद में प्रतिस्थापित किससे कर दिया गया? तो फेमा से कर दिया गया। नई मुद्रा यूरो 1999 में प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय पेंशन योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बेयर नेसेसरीज इंडेक्स BNI आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसरीज इंडेक्स के साथ आया है। बुनियादी आवश्यकता सूचकांक 26 संकेतकों पर आधारित है। अर्थशास्त्र में सन 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। PIO पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण भूमि के 33% भाग पर वन आवरण होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया, जिसमें संशोधन 1988 में किया गया और जिसके अनुसार भारत में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। प्रथम वन नीति 1894 में लाया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना 1864 में की गई। वन अधिनियम 1865 में लाया गया। डिट्रिच ब्रांडिस को भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का जनक माना जाता है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। भारत के जनसंख्या वृद्धि के संबंध में वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। UNFPA के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या 1441.7 मिलियन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम लोग बात करें बिहार की जनघनत्व के बारे में, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 8.59% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, लगभग 4,13,57,608। वहीं अगर हम लोग बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। भारत में वर्ष 2001 से 11 तक साक्षरता दर में 8.15% की वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 11 में दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का स्वरूप दिखाती थी। वर्ष 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशकीय आधार वृद्धि दर घट गया है। जनांकिकी के में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य 93.91% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील जनजाति की है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत 71.2% पुरुषों का और 51.5% स्त्रियों का साक्षरता दर, जो कि बिहार का है और वो पूरे भारत में न्यूनतम है, सबसे कम।
2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम 94.4% की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कहाँ है, तो मिजोरम में है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है वो आपका लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत 31.1% है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने के जन्मदिन पर 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को श्रम सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया, जो अप्रैल 1932 में सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत एक संस्थान बना। भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। भारत में सर्वप्रथम BK राव द्वारा 1931-32 में राष्ट्रीय आय का गठन करते समय वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। NSSO की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। NSSO और CSO को मिलाकर 23 मई 2019 में NSO की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अंतर्गत कार्य करता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रायोगिक रूप से 9 अगस्त 2019 को लागू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्य योजना 2020 में संपूर्ण देश में लागू किया गया। मेरा राशन मोबाइल ऐप 1 दर्जन से अधिक भारत में उपलब्ध है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 में प्रारंभ केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। मिशन इंद्रधनुष 0.3 की शुरुआत फरवरी 2020 में किया गया। मिशन इंद्रधनुष 0.5 को लॉन्च 2023 में किया गया। इसके अंतर्गत टीकाकरण को सशक्त बनाकर रोगों के उपचार करने पर बल दिए जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत 2006 में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वैधानिक दर्जा दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की शुरुआत 2000 ईस्वी में विदेशी व्यापार नीति के तहत किया गया, जो 2006 तक थी। भारत में SEZ का निर्माण चीन के सफल मॉडल पर आधारित है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया। SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया, और इस अधिनियम का 2005 का उद्देश्य है, तो अतिरिक्त क्या उद्देश्य है इसके, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार का अवसर उत्पन्न करना, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन पर बल देना, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय, तो पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव। अगला नाम का पूरा नाम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इस किताब में बहुत मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक इतना ज़्यादा है, फिर भी देखते हैं। 14 अप्रैल 2016 को नाम की शुरुआत किया गया। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। SVS राघवन समिति का गठन 1999 में किया गया था। इस समिति के रिपोर्ट पर भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लाया गया। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ घूसर क्रांति लिख दिया है और प्याज को ब्याज लिख दिया है। रजत क्रांति का उत्पादन अंडा से
रजत क्रांति का अंडे के उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। उदारीकरण, नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। आर्थिक सुधार के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। केंद्रीय बजट 1992-93 में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की शुरुआत की गई। पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए केलकर समिति का गठन किया गया। गरीबी पर रंगराजन समिति का गठन किया गया था और गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO कार्य करता है। अब हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जिसके तहत पहला, जीवंत ग्राम कार्यक्रम का संबंध बिहार के उत्तरी सीमा में विरल जनसंख्या वाले सीमावर्ती गांवों के लोगों के समुचित विकास से है। इस कार्यक्रम के तहत बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन, सड़क संपर्क, ऊर्जा आदि की बेहतर उपाय करना है। बिहार सरकार अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना प्रारंभ की। सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवार जैसे ताड़ी आदि धंधे के छोड़ने के कारण बेरोजगार हो गए, उनको सतत आय का सृजन करने के लिए स्वावलंबी बनाना है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत आजीविका एवं क्षमता निर्माण करने के लिए लाख रुपए तक भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्माण करने के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना। बिहार में कृषि आधारित उद्योग, बालू खनन, सीमेंट, तेल शोधन, वन आदि उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। बिहार में सर्वाधिक मक्के के उत्पादन कटिहार जिले में होता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 25 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुआ। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर कन्या को 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर आगे सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम 2021-22 में प्रारंभ किया गया। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन पर आधारित थी। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण जिले में होता है। सबसे अधिक मछली का उत्पादन मधुबनी जिले में होता है, 88.96 हज़ार टन। बिहार में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत 9 क्लस्टर और 84 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक में स्वास्थ्य परिणामों, शासन और ढांचे जैसे 24 संकेतकों को शामिल किया गया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2024 के अनुसार बिहार का स्कोर 31.00, 19 राज्यों में 18वां है। इसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन है? तो केरल है। बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर खेत में सिंचाई का पानी, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये सब शामिल है। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में स्थित है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है। गुल्लक बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 14 नवंबर 2009 को बाल दिवस के अवसर पर हुई थी। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित है। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। सुनंदनी कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शैक्षणिक योग्यता की गुणवत्ता को बढ़ाना है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी या लेखपाल होता है। यह राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। बिहार में कृषि भूमि जोत का औसतन आकार एक दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है।
बिहार में औसत भूमि जोत का आकार लगभग 0.39 हेक्टेयर है। बिहार में लगभग 61% कृषि योग्य भूमि सिंचित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का 64.1% नलकूप और कुओं द्वारा सिंचित होता है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 30.30% है। त्रिवेणी नहर गंडक सिंचाई परियोजना से संबंधित है। गंडक नदी त्रिवेणी नहर से बिहार के पश्चिम चंपारण में सिंचाई की जाती है। बिहार में रोहतास जिले में सबसे अधिक गेहूं चावल का उत्पादन होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पइन कहलाती है। आहर 3 तरफ से तटबंधों द्वारा निर्मित छोटे आयताकार जलाशय हैं। इसमें वर्षा जल को संचित किया जाता है। पइन कृत्रिम चैनल है जो नदियों या मौसमी जलाधारों के पानी को आहरों में या सीधे कृषि क्षेत्र में ले जाते हैं। मोटा अनाज बिना सिंचाई के या कम सिंचाई के साधन द्वारा उगाए जाते हैं। मोटा अनाज शुष्क कृषि क्षेत्र में भी उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर तथा फाइबर युक्त होते हैं। मोटे अनाज में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है, इसलिए इसे चमत्कारिक और भविष्य का फसल कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक मखाना की खेती और उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में लगभग पूरे उत्पादन का 85% होता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। बिहार में उत्तर पश्चिमी जोन कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक 13 जिले हैं। उत्तर पश्चिमी जोन में कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? 13 है। उत्तर पश्चिम बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 में आता है और इसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के गुण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार 3 उप कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है। बिहार में शाही लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन द्वारा जारी किए जाते हैं। जीआई टैग एक्ट 1999 में लाया गया। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वप्रथम जीआई टैग किसे दिया गया। तो सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया। मिथिला मखाना को भी जीआई टैग प्राप्त है। बिहार में पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। बात करें बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर की, तो इस ऑर्गेनिक कॉरिडोर के योजना के तहत गंगा नदी से लगे 13 जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार के खाद्यान्न फसलों में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं का स्थान है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है, उसके बाद खाद्यान्न फसलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। मतलब कृषि के हिसाब से बिहार जो है आत्मनिर्भर है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र में 10 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर में से 50.45 हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा 72.46 लाख हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2030 तक 53 लाख हेक्टेयर और 2035 तक 58 लाख हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र विकसित करना है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार बिहार में 91.21% सीमांत जोत है, जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। मतलब 1 हेक्टेयर से कम के जोत के आकार को सीमांत जोत कहते हैं। बिहार कृषि विभाग ने मखाना विकास योजना के तहत बिहार के 8 जिले कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया और पश्चिम चंपारण में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% सब्सिडी दी जा रही है। बिहार में शस्य गहनता क्रॉप इंटेंसिटी 144% है। फसल तीव्रता बराबर सकल फसल क्षेत्र बटा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। बिहार में सर्वप्रथम ठाकुरगंज में, जो कि किशनगंज में आता है, चाय बागानों की स्थापना 1992 में की गई। बिहार में सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई रोहतास में होता है 3.19 लाख हेक्टेयर पर। बिहार में अनाज और गन्ना कृषि उत्पाद पर आधारित अधिकतर उद्योग है। छोटानागपुर पठार की मुख्य फसल चावल है। गन्ना बिहार की मुख्य नकदी फसल है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी
की दालें मूंग और मसूर है। चलिए आगे देखते हैं। पटना जिले में बिहार में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। बिहार में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस जिले में होता है? तो पटना जिला में होता है। बिहार का प्रथम जिला सीतामढ़ी, जो कि खुले में शौच मुक्त बना था 2018 में। 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की घोषणा की। गांव में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के छोटे किसानों को इससे सस्ते किराए पर खेती के लिए यंत्र उपलब्ध हो गए। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, और ये शुरुआत कब किया? 2021 में। हरियाणा में पिंजौर में गिद्ध देखभाल केंद्र की स्थापना 2001 में किया गया था। 1972 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। वर्तमान में जून 2025 में 58 टाइगर रिजर्व भारत में हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। वैसे भी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वहाँ पर है। 2018 में 31 से बढ़कर 2023 में वाल्मीकि नेशनल पार्क में 54 टाइगर हो गए। मतलब जो हमारे बिहार में पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उसमें 2018 में 31 टाइगर थे, जो कि अब बढ़कर 2023 में 54 हो गए हैं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया है। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया, और ये कब घोषित किया गया? 1936 में। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में अवस्थित है। ब्रह्म योनी की बात करें, ब्रह्म योनी हिल जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। ब्रह्म योनी हिल का उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग आता है। मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत ये 7 विभाग आते हैं। आगे बिहार बजट 25-26 की बात करें तो सबसे अधिक आवंटन शिक्षा विभाग पर किया गया है, लगभग 60,964 करोड़ रुपए, जो कि बिहार बजट का सर्वाधिक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिकी पार्क का कार्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड को हाजीपुर बिहार में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य है उत्पादन का 33% भाग निर्यात किया जाए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। जीविका का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय में गरीब लोगों को जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराता है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। जीविका की शुरुआत बिहार में 2 अक्टूबर 2007 में 18 प्रखंडों में हुई। बिहार में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में, जो वर्तमान मूल्यांकन 66,828 रुपये है, राष्ट्रीय औसत जो कि 98,118 रुपये है की तुलना में यह कम है। 2024-25 में बिहार के जीएसडीपी सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 58% है। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19.9% है। आगे बिहार का विकास दर वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर 14.47% है, और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का विकास दर भारत में दूसरे स्थान पर है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय बिहार की है। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 49.6% है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था, और 2006-07 में बिहार का तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तो सुशील कुमार मोदी थे, जिनका अब मृत्यु हो गया है। बिहार राज्य पहली बार ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया। पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो
वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया। आगे बिहार में प्रथम जेंडर बजट 2008-9 में पेश किया गया था। बिहार में 2013-14 में बाल बजट सर्वप्रथम लाया गया था। ग्रीन बजट एक बजटीय उपकरण है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, जो कि वर्ष 2023-24 में 1,21,396 प्रति व्यक्ति आय पटना का है। बिहार में शिवहर जिला प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, जो कि वर्ष 23-24 की बात करें तो 19,561 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का 21.5% और सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान 58.6% है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य में वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसडीपी में चालू मूल्यों पर 14.5% तथा स्थिर मूल्यों पर 9.2% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का 23-24 में जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपया और वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपया अनुमानित है। बिहार बजट 25-26 के लिए कुल बजट 3,16,895.02 करोड़ का है, 02 करोड़ रुपये का है। बिहार बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग 2.98% रहने का अनुमान है, लगभग 32,718 करोड़। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था वाला जो सेक्शन था प्रीलिम्स बूस्टर का, इसको हम लोगों ने मैंने आपको कंप्लीट करवाया। हालांकि दोस्तों क्या कहा जाए, इस बुक में बहुत ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो कि कहीं ना कहीं एक तैयारी करने वाले छात्र को मिसगाइड करने का भी काम कर रहा है। तो एसडीएम राहुल सिन्हा सर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और एक बार पुनः इस बुक को रिव्यू करके और उसका प्रिंटिंग ढंग से करवाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।